हेलो स्टूडेंट, हम लोग देखने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 21 ग्रेविटेशन। ठीक है ना। देखो एग्जाम में इसमें से दो प्रॉब्लम आप मान करके चलो आपके एग्जाम में मिल सकते हैं। ठीक है ना। और अगर हम प्रॉब्लम की ढंग से प्रैक्टिस कर लें तो इसमें मेन क्या होता है, जैसे वर्क एनर्जी वाले प्रॉब्लम आ जाते हैं, कैपलर लॉ के प्रॉब्लम आ सकते हैं, या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वगैरह जो हो गया उसके कंसेप्ट के ऊपर। तो कुछ पर्टिकुलर सेक्शन है जिनको अगर हम अच्छे से प्रैक्टिस कर लें तो एग्ज़ाम में हमारा सवाल गलत होने का चांस बहुत कम होगा। ठीक है ना। और हम पूरे में से पूरे मार्क्स इसमें से ला सकते हैं। तो ये एक ऐसा चैप्टर है, छोटा चैप्टर है, जिसमें आप आराम से 8 नंबर गेन कर सकते हो। तो एग्ज़ाम में इसको छोड़ के नहीं जाना। बस आज के लेक्चर की बढ़िया से प्रैक्टिस कर लो। फेज़ 1 से आप एक बार कंसेप्ट ज़रूर सीख लो, आपका ग्रेविटेशन का सवाल गलत नहीं होगा। तो अब मैं पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूँ आपको ग्रेविटेशन। ठीक है ना। आप साथ साथ स्टार्ट करना। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो ग्रेविटेशन के होते हैं बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं होते, 1 मिनट के अंदर अंदर हम लोग प्रॉब्लम को कर सकते हैं। ठीक है ना। तो आज का टारगेट हमारा यही रहेगा, 45 सेकंड से 1 मिनट के अंदर हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को अटेम्प्ट करें। अब जैसे सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर ग्रेविटेशन की। ठीक है ना। और फिर इसके बाद फिर हम लोग इस पे बेस्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे बेस्ड प्रॉब्लम को स्टार्ट करेंगे। अब जैसे न्यूटन फॉर्मूला बिल्कुल कूलम्स लॉ का आप ये समझ लो सिमिलर मैनर है। ठीक है ना। सिमिलर है और दोनों चीज़ें एप्लीकेबल होती हैं। पॉइंट जैसे वो एप्लीकेबल होता है पॉइंट चार्ज के लिए, ये एप्लीकेबल होता है पॉइंट मास के लिए। तो अगर दो पॉइंट मासेस, ठीक है ना, या स्फेरिकल मास डिस्ट्रीब्यूशन हो उसके लिए एप्लीकेबल होगा। तो अगर दो पॉइंट मासेस आर के डिस्टेंस पर हैं तो फॉर्मूला हो जाएगा G m1m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करता, बीच में कैसा भी मीडियम हो कोई फर्क नहीं पड़ता। जबकि कूलम फार्मूला में मीडियम चेंज होने पर परमिटिविटी चेंज हो जाती थी, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता। दो मासेस को पानी में डालो, हवा में रखो, वैक्यूम में रखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फॉर्मूला G m1m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर रहेगा। ये जो न्यूटन्स फार्मूला होता है, ये इसमें जो लगती है फोर्स, ये हमेशा इनवर्ड डायरेक्शन में लगती है, अट्रैक्टिव नेचर की होती है। कूलम्स लॉ के अंदर हम लोग देखते हैं तो अट्रैक्टिव रिपल्शन दोनों नेचर पॉसिबल है। अच्छा, अब ये फोर्स जहाँ कैंसिल आउट होगी, फोर्स बोल लो या फील्ड बोल लो, फील्ड का भी इंट्रोडक्शन मैं भी थोड़ी देर में दे दूंगा। तो फील्ड वगैरह जहाँ पर कैंसिल आउट होगी उस जगह को हम बोलेंगे न्यूट्रल पॉइंट। और ये बिल्कुल सिमिलर जैसे चार्जेस के अंदर हम लोगों ने न्यूट्रल पॉइंट देखा था, सेम मासेस के अंदर न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा। अगर दो मासेस हमारे पास हैं तो न्यूट्रल पॉइंट बीच में होगा, छोटे वाले के पास में होगा, और डिस्टेंस हो जाएगा, जैसे मान लो m1 से डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो √m1r डिवाइडेड बाय √m1 प्लस √m2, या m2 से निकालोगे तो √m2r बाय √m1 प्लस √m2। इस पे भी आपको प्रॉब्लम मिल सकता है। अच्छा, फिलहाल नेचर ऑफ फोर्स की अगर हम बात करें तो ये जो फोर्स होती है ग्रेविटेशनल फोर्स, ये कंजर्वेटिव इन नेचर होती है, सेंट्रल फोर्स होती है। सेंट्रल मतलब हमेशा सेंटर की तरफ पॉइंट करती है। ठीक है ना। इसलिए जब आप प्लानिटरी मोशन में देखोगे, आगे चल के बताऊंगा, तो एंगुलर मोमेंटम जो होता है प्लानिटरी मोशन में वो कंजर्व्ड रहता है। अच्छा, अब कुछ छोटे मोटे फॉर्मूले आ जाते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देखो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में कंफ्यूज मत होना। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड जैसी चीज़ है या फील्ड जैसी चीज़ है। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला देखो तो k/r² होता था, ये फॉर्मूला है Gm/r²। तो सेम एज इट इज है। तो अगर कोई बोले ग्रेविटेशनल फील्ड बताओ तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फील्ड एक ही चीज़ होगी, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जितनी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू होगी उतनी ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू होगी। तो दोनों सिमिलर चीज़ें हैं, 1% भी इसमें कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है ना। इस पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम मिलेगा आपको। अच्छा, हाइट के साथ अगर हम देखें तो ग्रेविटी डिक्रीज करती है, डेप्थ के साथ भी ग्रेविटी डिक्रीज करती है। हाइट के साथ कैसे डिक्रीज करती है, जनरल फॉर्मूला Gme डिवाइडेड बाय RE प्लस H का होल स्क्वायर। ये जो Gm है इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं स्मॉल g r स्क्वायर से। ठीक है ना। ये मैंने कन्वर्जन्स आपको सिखाए भी थे कि हम लोग कैलकुलेशन के अंदर इसको टूल की तरह इस्तेमाल करेंगे। खैर अभी न्यूमेरिकल में आपको दिख जाएगा। अगर हाइट रेडियस के कंपैरिजन में बहुत कम है, फ्यू 100 किलोमीटर्स है, तो अब यहाँ बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगाते हैं और फाइनल रिजल्ट आ जाता है G1 - 2h/RE। बट ये सिर्फ तब लगाना है जब वेरी क्लोज टू सरफेस ऑफ अर्थ हो। अगर ऐसा कुछ नहीं गिवन हुआ तो हम जनरल डिस्टेंस लेते हुए चलेंगे, यानी ये वाला फॉर्मूला। अब डेप्थ के साथ आप वेरिएशन देखोगे तो डेप्थ के साथ वेरिएशन कुछ इस तरीके का होता है और इसमें फ़र्क नहीं पड़ता कि डेप्थ स्मॉल है या डेप्थ लार्ज है। ठीक है ना। तो जनरल फॉर्मूला आ जाता है GS इंटू, ये इक्वल नहीं है, ये इंटू है, तो मैं यहाँ अलग से लिख देता हूँ। तो G1 - d/RE, तो ये हो गया डेप्थ के साथ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का रिजल्ट। एक चीज़ और बताओ, अगर हम अर्थ के अंदर एक टनल बनाएं यहाँ से यहाँ तक डायमीटर के लॉन्ग, और इसमें किसी पॉइंट मास को छोड़ दें, तो ये पॉइंट मास इस सेंटर के अबाउट
SHM करता है, ठीक है ना, ऑसिलेट तो करता ही करता है, SHM करता है, और इसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन हो जाता है 2π√RE/G। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, प्रूव करने की जरूरत नहीं, वैसे कर भी सकते हो, कोई बहुत बड़ा काम इसके अंदर नहीं है, बट ये ध्यान रख के चलो ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला है, मतलब इस पार्टिकल के यहाँ से वापस यहाँ लौटने का जो टाइम होगा उसको हम बोलेंगे टाइम पीरियड। तो यहाँ से यहाँ जाने का मतलब एक्सट्रीम से, या ऐसे बोला जाए कॉर्नर से सेंटर जाने का जो टाइम होगा वो T/4 हो जाएगा। इस पे भी अभी न्यूमेरिकल मिलेगा आपको, ठीक है ना। अच्छा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रोटेशन ऑफ अर्थ के साथ कैसे डिपेंड करती है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, जब लैम्डा को हम लैटिट्यूड बोलते हैं। मैंने ये भी बताया हुआ है, अगर आप r⍵² को कैलकुलेट करोगे तो ये बहुत थोड़ी सी वैल्यू देगा 0.03, ठीक है ना। तो इस वैल्यू के बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, तो एग्जाम में आपको r⍵² की वैल्यू कैलकुलेट नहीं करनी, 0.03 इस्तेमाल करो, आपका प्रॉब्लम आराम से हो जाएगा। तो ये तो बेसिक थ्योरी थी। अब हम लोग आते हैं प्रॉब्लम के सेक्शन पर। तो अब हम शुरू कर रहे हैं दो छोटे छोटे प्रॉब्लम से, ठीक है ना। तो इन दोनों न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में आपको सिर्फ 45 सेकंड का टाइम है, पहले फर्स्ट अटेम्प्ट करो। ये फॉर्मूला बेस्ड डायरेक्ट न्यूमेरिकल है, ठीक है ना। तो आई थिंक आ जाना चाहिए इतनी देर में, ज़्यादा देर का नहीं है ये प्रॉब्लम। तो मैं इसको रोक रहा हूँ। देखो ये बहुत सिंपल सा रिजल्ट है, बस खाली ये इसलिए मैंने यूज़ किया कि एक बार आपको फॉर्मूले दिमाग में सेट हो जाए, फिर हम लोग आगे थोड़े अच्छे प्रॉब्लम देखेंगे। ये बोल रहे द वैल्यू ऑफ जी रिड्यूसेस टू हाफ ऑफ द वैल्यू एट द सरफेस ऑफ अर्थ, देन वी हैव टू फाइंड आउट एच। तो हाइट के हिसाब से ग्रेविटी का वेरिएशन, तो वो हमारा हो गया g(RE² डिवाइडेड बाई RE+H का होल स्क्वायर। तो मैंने आपको बताया हम लोग जनरल वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, g' की जगह हमने g/2 डाल दिया, तो इधर आ गया 1/2 इक्वल्स टू RE² बाई RE+H का होल स्क्वायर। अब आप क्या करो, रूट ले लो, रूट लोगे तो ये बन जाएगा 1/√2, तो RE+H की वैल्यू हो जाएगी √2RE। तो यहाँ से हमारे पास h आ गया, हाइट अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, √2 - 1 टाइम्स RE। आराम से आप आंसर देख सकते हो, ऑप्शन डी करेक्ट। तो मेरे ख्याल से फॉर्मूले का सिंपल एप्लीकेशन था। अब आप दूसरा प्रॉब्लम अटेम्प्ट करो, 45 सेकंड का टाइम है। तो आई थिंक आपका आ गया होगा, मैं इसको रोक रहा हूँ। तो ग्रेविटेशन देखो यही है, अगर आप फॉर्मूला और उसका एप्लीकेशन अच्छे से जानते हो, आपका ग्रेविटेशन का प्रॉब्लम गलत नहीं होगा। बाकी कुछ छोटे मोटे ग्राफिकल प्रॉब्लम्स और वर्क एनर्जी से एसोसिएटेड प्रॉब्लम है जिनको हम अभी देखेंगे। तो पहले इसको कंप्लीट करते हैं। मास ऑफ मून इज 1/81 टाइम्स मास ऑफ अर्थ। तो मास ऑफ मून हमें दे रखा है 1/81 टाइम्स मास ऑफ अर्थ। अच्छा, फिर and g on moon is 1/6 of g of earth। तो acceleration due to gravity on moon 1/6 times acceleration due to gravity on earth। we have to find out ratio of their radii। तो small g का फॉर्मूला एट द सरफेस यूज करेंगे, तो gm/r² हो गया, ठीक है ना। रेशियो ले लेते हैं, तो ग्रेविटी ऑन मून बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ, मास ऑफ मून बाय मास ऑफ अर्थ टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर बाय रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर। हमें क्या पता करना है, हमें रेडियस ऑफ मून इज टू रेडियस ऑफ अर्थ का रेशियो निकालना है। तो कोई बात नहीं, इसको पहले पुट करते हैं। 1/6 हो गया, मास ऑफ मून की जगह हमारे पास आ जाएगा 1/81, तो ये 1/6, ये 1/81, तो 1/6 1/81 इंटू RE बाय RM का स्क्वायर, बस लास्ट स्टेप। तो इसको इधर लाओ, तो RM बाय RE की वैल्यू हमारे पास आ गई 2/, इसको डिवाइड कर लो, 3 से डिवाइड कर लो, 3 2 जा 6 हो गया और 27 नीचे आ गया, ठीक है ना। और ज़्यादा तो ये डिवाइड होगा नहीं, तो RM/RE का रेशियो हमारे पास आ गया √2/27। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो गया। तो सिंपल था, ऐसा कुछ खास कैलकुलेटिव भी नहीं था, तो आई थिंक आपका आराम से आ गया होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम, अब ये थोड़े से ठीक ठाक प्रॉब्लम यहाँ पर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आपको। अगेन इसमें 45 सेकंड का मैंने टाइम दिया, 45 सेकंड से 1 मिनट, ठीक है ना। कंप्लीट करो।
ये ध्यान रखना, इस तरीके के प्रॉब्लम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आप ये देख रहे हो अभी। तो मेरे ख्याल से इतना टाइम है ना फिर आपके लिए, रोकते हैं इसको। देखो कंसेप्ट सीखो पहले इसका। दो मासेस हैं, दो स्फेरिकल मासेस हैं, एक दूसरे को टच कर रहे हैं इस तरीके से। इन स्फीयर का रेडियस आर दे रखा है, तो ये इसका सेंटर हो गया, ये इसका सेंटर हो गया, यहाँ पर डिस्टेंस ये आर हो गया, यहाँ पर डिस्टेंस ये आर हो गया। क्योंकि आइडेंटिकल है तो मास दोनों के हमने सेम ले लिए। अब आइडेंटिकल स्फीयर पॉइंट मास की तरह बिहेव करेंगे, सारा मास सेंटर पर कंसंट्रेटेड होगा, ठीक है ना। यहाँ भी मास जो होगा वो सेंटर पर कंसंट्रेटेड होगा। तो अब आप अपना न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर ग्रेविटेशन इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये हो गया जी m1 m2 दैट मीन्स m स्क्वायर डिवाइडेड बाय, नीचे आ गया हमारे पास 4r स्क्वायर। पर जैसा आप देख रहे हो कि m का कोई यहाँ इंटरप्रिटेशन नहीं है, बस खाली ये दे रखा है टू आइडेंटिकल सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस r। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, मास को ब्रेक करना पड़ेगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, ठीक है। तो मैं इसको ब्रेक कर रहा हूँ, तो g/4r स्क्वायर यहाँ पड़ा रहने दो, डेंसिटी का स्क्वायर, वॉल्यूम स्फीयर का होता है 4/3 पाई r क्यूब, तो ये बन जाएगा 16/9 पाई स्क्वायर आर की पावर 6। अब आप चेक करो, ये यहाँ से कैंसिल हुआ और फाइनल रिजल्ट जो आ गया, या ग्रेविटेशनल फोर्स जो आ गई, दैट इज प्रोपोर्शनल टू आर की पावर 4। तो अगर दो स्फीयर को कांटेक्ट में रखते हैं तो उनके बीच की ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोपोर्शनल टू आर की पावर 4 आ रही है। ऑप्शन में डालो, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो ठीक ठाक सवाल था, ज़्यादा लेंथी नहीं था बट इंपॉर्टेंट था। चलते हैं आगे। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको सिर्फ 45 सेकंड मिल रहे हैं, मतलब आप 30 to 45 सेकंड में इसको आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो। करो। तो इसको रोका जाए। क्या कह रहा है ये प्रॉब्लम, द वैल्यू ऑफ जी एट एनी प्लेस इज 9.8। तो ये सरफेस पर हो गया। इफ द साइज ऑफ अर्थ सडनली श्रिंक, तो अर्थ जो है वो श्रिंक कर जा रही है। अब इसमें दो केसेस बनते हैं, ठीक है ना, कीपिंग मास कांस्टेंट या कीपिंग डेंसिटी कांस्टेंट। तो क्वेश्चन उसके अकॉर्डिंग आगे मॉडिफाई होगा। तो ये बोल रहा है बट द डेंसिटी रिमेन्स अनचेंज। तो अब हमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ब्रेक करना पड़ेगा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ अर्थ का फॉर्मूला gm/r²। डेंसिटी के टर्म में ब्रेक करेंगे तो मास की जगह डेंसिटी इंटू वॉल्यूम पुट कर देते हैं, तो जी रो 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये यहाँ से कैंसिल हुआ और यहाँ पर आया जी रो 4/3 पाई आर। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं जी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है इफ डेंसिटी इज कांस्टेंट। ध्यान रखना, अगर मास इज कांस्टेंट होगा तो फिर ऐसे सिचुएशन में इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर चलेगा। तो क्वेश्चन बस खाली वेरी करता है ये देखते हुए कि कौन सी चीज़ हमें एग्जाम में कांस्टेंट दे रखी है। अब वो क्या कह रहा है, देन द वैल्यू ऑफ द जी एट दैट प्लेस विल बी सडनली श्रिंक्स टू हाफ। तो रेडियस आधा हो गया तो जी का वैल्यू भी आधा हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारे पास आ गया 4.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी था, कीपिंग डेंसिटी कांस्टेंट, और जब हम अर्थ को श्रिंक करते हैं। अच्छा, सिमिलरली अब नेक्स्ट प्रॉब्लम पर आते हैं। हाँ, ये भी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। 30 सेकंड का सिर्फ आपके पास टाइम है। तो मैं इसको रोक रहा हूँ।
तो आपको मैंने जो अभी कंसेप्ट सिखाया था उसी के ऊपर बेस्ड ही है। ये कह रहा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू g/2 है, तो बताओ उस जगह पर फील्ड कितनी होगी। तो कंफ्यूज नहीं होना, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है वही फील्ड होती है, तो इसलिए फील्ड का वैल्यू भी g/2 होगा, ठीक है ना। तो ये बस खाली इस बेसिस पे मैंने प्रॉब्लम रखा था कि ये नॉलेज चेक की जाए कि कितने बच्चों को ये पता है कि जो ग्रेविटी का वैल्यू होता है वही फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। तो जिन बच्चों को नहीं पता था वो ध्यान रखना, ऐसा एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन, छोटा सा ट्रिकी क्वेश्चन भी आप इसको बोल सकते हो, जो आपकी नॉलेज के ऊपर बेस्ड होता है आपने क्लासरूम में क्या स्टडी किया है, ठीक है ना। अब चलते हैं हम लोग आगे। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है ये हमारा, ये भी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। इसमें आपको 1 मिनट तक का टाइम डिपेंडिंग ऑन कैलकुलेशन लग सकता है, तो 45 सेकंड से 1 मिनट करो अटैम्प्ट। तो आई थिंक आ गया होगा आपका, तो मैं इसको रोक रहा हूँ। पर इस टाइप का प्रॉब्लम भी काफ़ी अच्छा, मतलब इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम में एग्जाम में आ जाता है। देखो फिजिकल बैलेंस हो गया ये अपना सिंपल, इस तरीके से इधर और इधर की लेंथ बराबर होगी। यहाँ पर हमने वही सिंपल तराजू समझ लो, एक मास रखा इधर, उसको बैलेंस करने के लिए दूसरा मास उतने केजी का हमें रखना पड़ेगा क्योंकि दोनों तरफ की लेंथ बराबर है। अभी कहता है अगर हम यहाँ पर 1000 केजी का मास रख दें, तो ये एक एडिशनल मास रख रहा है 1000 केजी का, ठीक है, एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम दिस 10 केजी मास। तो बताओ एक्स्ट्रा कितना मास इधर लगाना पड़ेगा। अब देखो होगा क्या, इसकी वजह से इस पे लगेगी ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसको बैलेंस करने के लिए आपको, पहले तो इधर 10 केजी ही था जब ये मास नहीं था, अब आपको इधर m डैश का एडिशनल वेट इधर लगाना पड़ेगा। तो m डैश की वैल्यू जो हो जाएगी, या ऐसे बोला जाए इस एडिशनल वेट, ये ध्यान रखना ये एडिशनल है, 10 केजी के बराबर नहीं है, अदर देन 10 केजी है। तो जो हमें एडिशनल वेट रखना पड़ेगा, और पूछ क्या रहा, हाउ मच एडिशनल मास, ठीक है ना। तो एडिशनल पूछ रहा है, टोटल मास पूछेगा तो 10 प्लस m डैश हो जाएगा। तो ये एडिशनल मास की वैल्यू निकालने के लिए दोनों फोर्सेस को बैलेंस कर देते हैं। बेसिकली दोनों टॉर्क बैलेंस होगी, बट क्योंकि लेंथ इधर इधर की बराबर है तो वो कैंसल आउट हो जाएगी फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस से, तो बचेगी फोर्सेस बराबर। तो हम इक्वेट कर देते हैं। अब एग्जाम में क्या मॉडिफिकेशन हो सकता है ये 2l दे दे, ये l दे दे, तो आपको सिचुएशन के हिसाब से चेंज करना पड़ेगा रिजल्ट, ठीक है ना। थोड़ा सा रोटेशनल का टच इसके अंदर दे सकता है आपको, अगर दोनों तरफ की लेंथ उसने चेंज कर दी। तो अब हम इसको इक्वेट करते हैं, तो m डैश जी इक्वल्स टू gm1m2 बाई में r²। इसने मैंने बोला था आपकी कैलकुलेशन के ऊपर ये डिपेंड करता है, अगर लेंथी कैलकुलेशन होगी तो थोड़ा सा 1 मिनट से ज़्यादा टाइम ले लेगा। तो m डैश जी, अब g का वैल्यू हो गया 6.6 10 की पावर -11, m1 m2 हमारा हो गया 10 की पावर 4, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, सीधे आ गया 10 की पावर 4, डिस्टेंस हो गया 1 का स्क्वायर। तो एज इट इज छोड़ दो, g की वैल्यू भी हम 10 ही इस्तेमाल कर लेते हैं, तो ये 10 एक इधर आएगा, इधर से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो m डैश की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 6.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर, ये बचेगा 3, और इधर आ जाएगा 11 और 3 अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 8 9 10 11, तो -8 kg। तो इतना एडिशनल वेट हमें लगाना पड़ेगा। तो 6.6 इंटू 10 की पावर -8 kg, तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो गया। तो आई थिंक बहुत सिंपल था। अगर वो बोले 10 kg में और कितना ऐड करना पड़ेगा, तो यार ये नेग्लिजिबल सा मास ऐड करना पड़ेगा, इसलिए वो जनरली एडिशनल वेट ही पूछेगा आपसे। चलते हैं आगे। ये आपका सिंपल प्रॉब्लम है, फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम है, अटेम्प्ट करो। ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ जीरो होगी, तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले सिखाया था, उसी पे बेस्ड है। 45 सेकंड तक का टाइम है सिर्फ। तो आई थिंक आ गया होगा सिंपल फॉर्मूला, मैं इसको रोक रहा हूँ। ये बोल रहा है डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ अर्थ एंड मून इज d एंड द मास ऑफ अर्थ इज 81 टाइम्स मास ऑफ मून। तो
इसको m1 ले लिया, इसको हमने m मान लिया, दिस इज लेट्स से दैट दिस इज मून, दिस डिस्टेंस इज कैपिटल D एंड मास ऑफ अर्थ इज 81 टाइम्स मास ऑफ मून. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट दैट पॉइंट वेयर ग्रेविटेशनल फील्ड इज 0. और कहाँ से ये डिस्टेंस बताना है? द मास ऑफ मून, देन व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, अर्थ से हमें बताना है. तो मैंने अभी बताया था नेट फोर्स या नेट फील्ड वहाँ 0 होगी जो छोटे वाले के पास में होगा. अब डिस्टेंस हमें यहाँ से निकालना है, इसको आप कुछ भी ले लो, R2 ले लेते हैं. तो R2 की वैल्यू जहाँ से निकालोगे उसका रूट ऊपर आएगा, यानी रूट 81 टाइम्स m इंटू डी बाई रूट अंडर 81m प्लस रूट अंडर m. अब देखो रूट m तो चला गया, तो इधर आ गया 9d डिवाइडेड बाई 10. तो 9d बाई 10 डिस्टेंस पर अर्थ से नेट फोर्स 0 होगी. और अगर मून से निकालनी है तो d में से माइनस कर लो, आंसर d बाई 10 बन जाएगा. तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा, ऑप्शन डी करेक्ट है. चलते हैं आगे. ये प्रॉब्लम आपका रेशियो ऑफ जी पे है, तो 45 सेकंड का टाइम आपको लगना चाहिए. करो अटेम्प्ट. मीन डेंसिटी वाला है तो जी को आप डेंसिटी में कन्वर्ट जरूर कर लेना, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले किया था प्रॉब्लम में. तो मैं इसको रोक रहा हूँ. देखो अब स्मॉल जी का रिजल्ट हमारे पास आ गया. कैपिटल जी एम ई की जगह हमने डेंसिटी इंटू वॉल्यूम कर दिया, नीचे से आर स्क्वायर से आर क्यूब ऊपर कैंसिल हो गया, तो बचा जी रो 4/3 पाई स्मॉल 4/3 पाई आर. तो हम ये कह सकते हैं जी इज प्रोपोर्शनल टू रो आर. ठीक है ना. अब करना क्या है, हमें डायमीटर ऑफ टू प्लैनेट, दोनों प्लैनेट के रेशियो ऑफ जी निकालने हैं. तो G1/G2 इक्वल्स टू बन गया ρ1/ρ2, ठीक है, टाइम्स R1/R2. बस पुट करो, काम खत्म. तो ρ1/ρ2 हो गया हमारा 4:1 एंड R1/R2 हो गया 1:2. आंसर आ गया 2:1. ऑप्शन सी करेक्ट. तो सिंपल फॉर्मूला बेस्ड है, कहीं कुछ मुश्किल आपको आएगी नहीं. ठीक है ना. इसी तरीके के आपके प्रॉब्लम्स नीट के अंदर भी मिलते हैं. तो अब आपका ये जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है, ये थोड़ा सा हो सकता है कैलकुलेटिव हो जाए, इसलिए 45 सेकंड से 1 मिनट तक का टाइम लग सकता है. करो अटेम्प्ट. आपको ओमेगा निकालना है सच दैट इक्वेटर पर वेट 0 हो जाए. तो मैं इसको अब रोक रहा हूँ. देखो इसके जैसा प्रॉब्लम हम लोगों ने किया था, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो रिजल्ट है वो ये वाला होगा, RE ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा. अब मैंने आपको फेज़ 1 में शायद कराया था कि 45 डिग्री के लैटिट्यूड पर वेटलेसनेस की कंडीशन, तो यहाँ इक्वेटर पर बना लिया हमने, तो लैम्डा की जगह हम 0 डाल देते हैं और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के वैल्यू को 0 कर देते हैं, क्योंकि वेटलेसनेस की कंडीशन बना दी. अच्छा, अब ये मॉडिफिकेशन कुछ भी कर सकता है, बोले G/2 हो जाए या फिर G/4 हो जाए, तो उसके अकॉर्डिंग हमें देखना पड़ेगा सिचुएशन. तो फिलहाल हमें ओमेगा निकालना है, तो यहाँ से मिला G इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर लैम्डा को हमने 0 पुट कर दिया क्योंकि इक्वेटर है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वहाँ पर 0 है क्योंकि वेटलेसनेस की कंडीशन है. तो जी का वैल्यू आ गया RE ओमेगा स्क्वायर. तो ओमेगा की वैल्यू मिल गई अंडर रूट G/RE. अब अंडर रूट G/RE को बहुत आराम से आप सिंप्लीफाई कर सकते हो. ठीक है ना. अंडर रूट G/RE को सॉल्व करने के लिए कई तरीके हैं, जैसे मैंने आपको फेज़ 1 के अंदर भी जो शॉर्टकट्स बताए थे, जैसे आप कैलकुलेशन के जो शॉर्टकट देखोगे तो अंडर रूट G/RE हमारा बहुत बड़ा कैलकुलेटिव टूल होता है. उसकी वैल्यू मैंने बताई थी 8 किलोमीटर पर सेकंड, उसको ऑर्बिटल वेलोसिटी भी बोलते थे. ठीक है ना. और हम लोग जो एस्केप वेलोसिटी आगे आएगा ही, खैर अभी बात करेंगे थोड़ी देर में, 8√2 होता था. तो बस आपकी चॉइस है, आप चाहिए तो ऊपर नीचे RE मल्टीप्लाई करके भी सिंप्लीफाई कर सकते हो, या चाहिए ऐसे ही कर लो. तो इसको मैंने 10 डाला,
6400 ये किलोमीटर था, एक 10 की पावर 3 हो रहा है, 3 2 5 और एक ऊपर से कैंसिल आउट हो गया, तो 1/8 और आई थिंक इधर बचा हमारे पास 10 की पावर 4 जिसका रूट हो गया 10 की पावर 2, तो 1/800 रेडियन पर सेकेंड. This is the value of acceleration this is the value of angular velocity of revolution of earth such that acceleration due to gravity या फिर weight at the equator becomes 0. तो ऑप्शन आ गया 1/800 रेडियन पर सेकेंड, ए करेक्ट है. चलते हैं आगे. ये इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, इसमें आपको 1 मिनट का टाइम लग सकता है. करो अटेम्प्ट. और ये काफ़ी मतलब अच्छा प्रॉब्लम भी है, तो आप इसको थोड़ा ध्यान से अटेम्प्ट करना, गलत नहीं होना चाहिए. तो मेरे ख्याल से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इसको. और जिन बच्चों का अगर ये नहीं आया है, जिनको लग रहा है नया टाइप का सर ने प्रॉब्लम दे दिया, आप इसको ज़रूर प्रैक्टिस कर लेना, इंपॉर्टेंट है ये प्रॉब्लम. देखो ये कह रहा है कि अगर हम अर्थ में एक सेंटर से स्ट्रेट ट्यूब बनाते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक हमने एक स्ट्रेट ट्यूब मतलब वो टनल बनाने की बात बेसिकली कर रहा है, तो पार्टिकल को लगेगा टाइम t1, ठीक है ना. कहाँ से कहाँ, टू इट्स सेंटर, फ्रॉम सरफेस टू सेंटर, तो यहाँ से यहाँ जाने में t1 टाइम लगेगा अगर हम इस टनल में इस पार्टिकल को छोड़ दें. तो मैंने अभी थ्योरी में पढ़ाया था, पार्टिकल अगर टनल के अंदर छोड़ा जाता है तो वो ऐसा चम करता है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2√r/g होता है, ठीक है ना. तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम हो गया t/4 और t की वैल्यू हम जानते हैं 2π/4 लगाओ नीचे √re/g. सही है. तो ये हमारे पास टाइम पीरियड का वैल्यू आया, और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, ये हो गया π/4 √re/g. ओके, अब ये बोलता है इफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन वर टू रिमेन कांस्टेंट, तो अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट रखें यानी g के बराबर रखें, और वैसे आप देखोगे तो यहाँ से यहाँ तक एक्सेलरेशन वेरी करेगा, आपको पता है ना, अर्थ के अंदर जाने पर मतलब डेप्थ के साथ साथ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होता चला जाता है, यहाँ पहुँच करके 0 हो जाएगा. बट वो कह रहा है कि अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट रखें तो टाइम t2 है, तो कांस्टेंट रखने पर t2 टाइम है, तो t2 को भी लिखते हैं हम. कैसे लिखेंगे तो वो देखो, तो अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन है g के बराबर है, ठीक है ना, तो ये जो t2 का टाइम होगा वो हम अपना काइनेमेटिक्स की इक्वेशन से निकाल लेंगे, s = ut + ½ at² से. u का वैल्यू हम कर दे रहे हैं 0, ठीक है ना, तो ½ at² हो गया, t की वैल्यू हो गई √2s/g. तो t2 को मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ √2r/g. नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड आउट t1/t2 का रेशियो. तो t1 is to t2 हमारे पास आ गया, ठीक है. तो t1 is to t2 हमारे पास आ गया. देखो बेटा ये तो हो गया कैंसिल आउट, तो बचा मेरे पास π/4 और साथ में इधर आ गया √2. तो π/4 √2 इज द रेशियो ऑफ टाइम पीरियड, ठीक. अच्छा, एक छोटी सी एरर हुई है, और वो एरर मेरे से ये हुई है, ये इधर कैंसिल आउट करना मैं भूल गया, तो कोई बात नहीं, मैं इधर 2 लिख देता हूँ. तो रिजल्ट फाइनली आ गया π/2 √2. तो छोटी सी एरर थी, बट क्योंकि ऑप्शन थे इसलिए मेरे को आइडिया लग गया. अगर ऑप्शन नहीं होते तो ये कैलकुलेशन मिस्टेक मेरे लिए सिली मिस्टेक बन जाती और क्वेश्चन मेरा गड़बड़ करा देती, ठीक है ना. बट सही टाइम पे नजर पड़ गई, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए इसमें करेक्ट है. तो आई थिंक समझ आ गया होगा. चलते हैं आगे. अब हमारे पास आता है सेक्शन नंबर 2, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है, जिसमें से पिछले लगातार 1 साल 2 साल से सवाल ज़रूर आ रहा है. ये आपका एस्केप वेलोसिटी, ठीक है ना, एनर्जी, वर्क डन, इनसे एसोसिएटेड सवाल है, मैकेनिकल एनर्जी, सारा भरपूर सेक्शन है. एक बार देखते हैं. तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं एस्केप वेलोसिटी. तो एस्केप वेलोसिटी का वैल्यू √ फॉर्मूला तो वैसे सिंपल ही √2 gme/r. कंसेप्ट कि अगर आप अर्थ के सरफेस से इनफाइनाइट डिस्टेंस पर किसी बॉडी को ले जाना चाहते हो तो मिनिमम वेलोसिटी को हम एस्केप वेलोसिटी बोलते हैं. और मैंने हमेशा आपको बोला √gm/r को लिखेंगे, या फिर हम इसको लिखेंगे √2gr, और इसको हम 11.2 नहीं लिखेंगे, 8√2 लिखेंगे. कुछ और शॉर्टकट्स मैंने आपको दिए थे, वो दोनों मैं यहाँ बता दूँ.
अगर बॉडी की वेलोसिटी ग्रेटर दैन एस्केप वेलोसिटी होगी तो वो इन्फिनिटी पर भी टाटा बाय बाय करती हुई जाएगी, ठीक है ना। और लार्ज डिस्टेंस पर उसकी वेलोसिटी का रिजल्ट जो मैंने आपको दिया था एज अ शॉर्टकट हो जाएगा n² - 1 टाइम्स वी। तो दिस इज द वेलोसिटी एट इनफाइनाइट डिस्टेंस इफ बॉडी इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी ग्रेटर दैन एस्केप वेलोसिटी। और ये n जो है गिवन वेलोसिटी बाय एस्केप वेलोसिटी का रेशियो है। मतलब बॉडी की वेलोसिटी अगर ट्वाइस एस्केप वेलोसिटी हो तो n की वैल्यू 2 पड़ जाएगी, थ्राइस हो तो 3 पड़ जाएगी, ठीक है ना। अब अगर बॉडी की वेलोसिटी लेस देन एस्केप वेलोसिटी है तो ऐसे में बॉडी एक मैक्सिमम हाइट तक जाती है जिसका रिजल्ट आता है n² डिवाइडेड बाय 1 - n²। यहाँ n ये 1 से छोटा हो जाता है क्योंकि बॉडी की वेलोसिटी का फैक्टर 1 से मतलब इसके वेलोसिटी से कम है। तो जैसे बोले बॉडी की वेलोसिटी हाफ ऑफ इसके वेलोसिटी तो n की वैल्यू हाफ पड़ जाएगी। तो इन दोनों पे भी आपका मतलब रिजल्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट आप इससे प्रॉब्लम कर सकते हो बिना एनर्जी कंजर्वेशन लगाए। दूसरा ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो अगर आप किसी सैटेलाइट को एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कराना चाहते हो तो उस पर लगने वाला जो सेंट्रिपिटल फोर्स होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, mv² के बराबर डालेंगे तो हमें ऑर्बिटल वेलोसिटी मिल जाएगा जिसका जनरल फॉर्मूला √gm/r बोल लो या re+h बोल लो। h को हम एल्टीट्यूड बोलेंगे, हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ बोलेंगे। क्लोज टू सरफेस ऑफ अर्थ में ये 0 पड़ जाएगा और ऑर्बिटल वेलोसिटी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 8 किलोमीटर पर सेकंड, यानी √gm/r को हम 8 डाल देंगे, ठीक है ना। तो ये रहा जिसको हम v/√2 भी लिख सकते हैं और 8 किलोमीटर पर सेकंड का न्यूमेरिकल वैल्यू भी यूज कर सकते हैं। अब टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट निकालना है तो मैंने इसका तरीका दिया था, कोई कैपलर वेपलर का लॉ नहीं लगाएंगे, 2πr/v कर लेंगे। v हो जाएगी ऑर्बिटल स्पीड, ऑर्बिटल स्पीड लिखेंगे, शॉर्टकट यूज करेंगे, √gm/r को हम 8 पुट करेंगे, जो भी वैल्यू दे रखा होगा उसके अकॉर्डिंग सब्स्टिट्यूशन करते हुए टाइम पीरियड निकालेंगे। ये गंदा सा फॉर्मूला रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। 2πr/v करके हम टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ सैटेलाइट आराम से निकाल। इस पर मैंने फेज 1 में आपको खूब प्रॉब्लम कराए थे। ओके, एनर्जी ऑफ सैटेलाइट की अगर हम बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी बिल्कुल वही जैसी इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर होती है, यहाँ पे साइन माइनस आ जाता है तो -gm1m2 डिवाइडेड बाय r। काइनेटिक एनर्जी देखोगे तो वो हो जाएगी, हाँ अगर काइनेटिक एनर्जी का जनरल फॉर्मूला देखोगे तो हाफ mv², और अगर सैटेलाइट सर्कुलर पाथ में ऑर्बिट कर रही है तो v को ऑर्बिटल वेलोसिटी से रिप्लेस करेंगे तो gmm/2r इसका फॉर्मूला बन जाएगा। सर्कुलर ऑर्बिट में, शब्द ध्यान से सुनना, सर्कुलर ऑर्बिट में मैकेनिकल एनर्जी इन दोनों के सम के बराबर होगी। अगर सर्कुलर ऑर्बिट नहीं है, बॉडी अर्थ के सरफेस पर रखी हुई है तो मैकेनिकल एनर्जी का ये फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा, ठीक है ना। ये सिर्फ और सिर्फ तब है जब बॉडी सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रही है। तो काइनेटिक और पोटेंशियल का सम करेंगे तो ये हमारे पास -gm/2r आ जाएगा। इन तीनों का रिलेशन हम लोगों ने मॉडर्न फिजिक्स में भी देखा था, यहाँ पर भी आपको बता दूँ तो मॉड ई के बराबर है और ये हो गया मॉड u/2, ठीक है ना। अब इसमें से किसी एक को याद कर लो, वैसे तो तीनों ही याद रहते हैं प्रैक्टिस के साथ साथ, तो आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। बाइंडिंग एनर्जी, तो बाइंडिंग एनर्जी नेगेटिव ऑफ हमारा क्या बोलते हैं उसको, मैकेनिकल एनर्जी होता है, तो -e आप कर दो तो आपको उसमें बाइंड रखने की, सर्कुलर ऑर्बिट में बाइंड रखने की एनर्जी पता चल जाएगी। ओके, अब हम आते हैं इसके न्यूमेरिकल वर्जन पर। ये जो पहला न्यूमेरिकल देख रहे हो काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल है और मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, आपके लिए शायद नया हो तो आप इसको अटैम्प्ट करो। 45 सेकंड से 1 मिनट का टाइम इसमें लगेगा। तो मैं इसको यहाँ रोक रहा हूँ क्योंकि शायद ये नया प्रॉब्लम है तो इसको बहुत कम बच्चे अटैम्प्ट कर पाएंगे, दिमाग घूमेगा इस प्रॉब्लम में, इसलिए मैंने इसको यहाँ रखा है ताकि आपको कुछ नया सीखने को मिले। देखो, इसको हम ग्रेविटेशन की भाषा में डबल स्टार सिस्टम भी बोलते हैं और आप इस प्रॉब्लम का कंसेप्ट अच्छी तरीके से सीख लो। थोड़ा सा ये मैंने नया ट्विस्ट इसके अंदर डाला है। देखो, 2 पॉइंट मासेस ऑफ मास 4m एंड m, तो ये हो गया 4m और ये हो गया m, आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d, और ये अपनी म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण सर्कुलर पाथ में घूम रहे हैं।
तो देखो होता क्या है, इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स इधर लग गई और इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स इधर लग गई, मैग्नीट्यूड इक्वल और डायरेक्शन अपोजिट। तो ऐसा सिस्टम कैसे घूमेगा, क्या m 4m के अबाउट घूमेगा या 4m m के अबाउट? नहीं, कोई किसी के अबाउट नहीं घूमेगा, ये दोनों अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूमेंगे। इसको बोलते हैं डबल स्टार सिस्टम। तो ये रहा इनका सेंटर ऑफ मास, ठीक है। यहाँ से सेंटर ऑफ मास कितने डिस्टेंस पर होगा ये मेरे को तो बताने की जरूरत नहीं है, आप आराम से कैलकुलेट भी कर सकते हो, m2d डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो मैं इसको डायरेक्ट लिख लूँ तो ये हो गया d/5। यहाँ से सेंटर ऑफ मास हो जाएगा 4d/5 के डिस्टेंस पर। तो कहानी ये है, ये घूमेगा अपना d/5। तो मैं थोड़ा सा डायग्राम और परफेक्ट कर दूँ, एक डिस्टेंस बड़ा दिखाऊँ आपको और एक डिस्टेंस छोटा, तब तो ये चीज़ हजम भी होगी। तो एक घूमेगा d/5 के सर्कुलर पाथ में, ठीक है, ऐसे, और एक घूमेगा 4d/5 के सर्कुलर पाथ में, ऐसे। खास बात सुनना इस डबल स्टार सिस्टम की, दोनों पार्टिकल हमेशा आमने सामने रहेंगे। तो जैसे ये घूम करके इधर आया तो अगला घूम करके इधर पहुंचेगा, ये घूम करके और आगे आया तो ये यहाँ पहुंचेगा। आप जानते हो इसका मतलब क्या है, जितना ये एंगल स्वीप करेगा उतना ये एंगल स्वीप करेगा, एंगल स्वीप करेगा सेम टाइम में, तो दोनों की ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी सेम होगी, है ना। मजेदार इंटरेस्टिंग खेल। तो अब अगर हम काइनेटिक एनर्जी यूज करें तो वी हैव टू चॉइसेस, या तो हाफ mv² लगाएं या दिमाग लगाएं। तो आप देख रहे हो ना रोटेट कर रहा है, तो बेहतर है हाफ i ओमेगा स्क्वायर लगाएं, इससे हमारा रिजल्ट जल्दी सॉल्व होगा। तो काइनेटिक एनर्जी हाफ i को हमने पुट किया mr² ओमेगा स्क्वायर। mr² क्यों, पॉइंट मास है, r क्या हो गया, सेंटर ऑफ मास से उनका डिस्टेंस। तो हम सेंटर ऑफ मास के अबाउट इनकी काइनेटिक एनर्जी देखेंगे और फिर उनका हम रेशियो कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है ना। अब आप यहाँ पर और क्या कर सकते हो, और यहाँ पर अब मॉडिफिकेशन यही है कि अब हम दोनों का रेशियो ले लेते हैं। तो k1/k2 का रेशियो हो गया m1/m2 टाइम्स r1/r2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। m1/m2 की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में आ गई 4m/m, और r1 की वैल्यू हो गई d/5, r2 की वैल्यू हो गई 4d/5। तो ये रेशियो आई थिंक बचा 1/4 का होल स्क्वायर। तो ये यहाँ से गया और फाइनल आंसर हमारे पास आ गया 1:4। तो इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम था, ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो गया, सही है। अब मैं जो बोल रहा था ना, यहाँ और थोड़ा गेम कर सकते हो, वो गेम ये है क्योंकि ये सेंटर ऑफ मास है तो m1 r1 की वैल्यू m2 r2 के बराबर होगी, ये भी आप कर सकते हो, पर इतना दिमाग क्लिक करे तब बात है। तो m1 r1 इक्वल्स टू m2 r2, तो आप क्या करो, ऊपर नीचे m से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो। अब बता रहा हूँ, अगर आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो रहने देना, आंसर तो आ गया है। तो ये बन जाएगा mr²/m। अब दोनों का mr का प्रोडक्ट बराबर है, ओमेगा बराबर है, तो काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास हो जाएगी। तो k1/k2 का रेशियो हो जाएगा m2/m1, आंसर चेक कर लो 1/4 आ जाएगा। तो मैंने आपको दो कंसेप्ट दे दिए, पर इंपॉर्टेंट थे, लिखना पड़ेगा आपको, तब जाकर के एग्जाम में आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हो। तो मजेदार था ना प्रॉब्लम, चलते हैं आगे। ये भी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, अटेम्प्ट करो, 1 मिनट तक का टाइम लगेगा, बट ऐसा मैंने आपको सिखाया हुआ है, ठीक है ना। चलो अटेम्प्ट करो आप इसको। हाँ, ये थोड़ा सा टाइम ज़्यादा भी ले सकता है, 1 मिनट से 1.5 मिनट लग सकता है आपको इसमें। तो मैं इससे ज़्यादा अब टाइम नहीं दे रहा, मैं इसको यहाँ पर रोक रहा हूँ, आप एक बार सीख लो इसको। इस जैसे दो प्रॉब्लम होते हैं, देखो, एक ट्राइंगल का और एक स्क्वायर का। स्क्वायर का अगर मैं करा रहा हूँ तो ट्राइंगल का घर पे आप ट्राई कर लेना। लेक्चर वाले स्टूडेंट्स को मैंने दोनों करा रखे हैं, तो उनको तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, उन्होंने मेरे ख्याल से कर लिया होगा। देखो बेटा, ये सर्कुलर पाथ में हमारे पास 4 मासेस दे रखे हैं, बेसिकली एक स्क्वायर फॉर्म कर रहा है, ठीक है ना। इक्वल मासेस हैं m के, और सर्कल का रेडियस हमें r दे रखा है, तो ये r हो गया, ठीक है ना। तो अब हमारा काम होगा स्क्वायर की ये साइड लेंथ लिख लेना। कैसे लिखते हैं, तो लेट से दैट स्क्वायर की साइड लेंथ l हो गई, तो l² + l² इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी 4r²। तो रिजल्ट मिला 2l² बराबर 4r²। तो यहाँ से l की वैल्यू मिल गई √2r,
सही है ना। तो L मिल गया कितना, √2 टाइम्स R, ठीक। तो ये हमारे पास लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर आ गया। अब खेल ये है, अगर ये सर्कुलर पाथ में घूम रहे हैं कुछ इस तरीके से, वेलोसिटी ध्यान रखना हमेशा टेंजेंशियल रहेगी, तो किसी भी एक मास को पकड़ेंगे, ये कंसेप्ट ओरिएंटेड प्रॉब्लम है, ये खाली ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला याद करने से नहीं आएगा, ठीक है ना। तो कंसेप्ट ओरिएंटेड प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम ये है, हम इस मास पर सेंट्रीपिटल फोर्स निकालेंगे। देखो इधर लग गया F, इधर लग गया F, और डायगोनल पे ये जो अपोजिट वाला मास है इसकी वजह से फोर्स लगा। F का मैग्नीट्यूड कितना है, Gm1m2/L²। L बोल लो, उसको क्या बोल, बाद में हम पुट कर देंगे L का वैल्यू। तो ये जो डिस्टेंस हो गया ये √2L हो गया। R के टर्म में नहीं लेते हुए L के टर्म में ले लेते हैं, तो ये फोर्स आ जाएगा F/2, ठीक है ना। अब चेक करो, इन दोनों F का रिजल्टेंट बिल्कुल बीच में आएगा, विच इज √2F। तो सेंट्रीपिटल फोर्स तो हो गई हमारे पास, दैट सेंट्रीपिटल फोर्स इज √2F प्लस F/2। F को मैंने कॉमन लिया, ये बना 2√2 + 1/2। दिस इज द वैल्यू ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन एनी मास, इक्वल्स टू हमने डाला mv²/r के। अब बस चीज़ें सही से पुट करनी है। F की जगह आ गया इन दोनों के बीच का फोर्स, तो दिस बिकम्स Gm²/L², ठीक है ना। और यहाँ मिला हमें 2√2 + 1/2 इक्वल्स टू mv²/r। अब R और L का रिजल्ट हम अच्छी तरह जानते हैं, यहाँ पर पुट कर दो L की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ R, विच इज √2R। तो ये बन जाएगा 2R², R² दोनों तरफ से विदा, ठीक है ना। M से M भी कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ बचा Gm 2√2 + 1 डिवाइडेड बाय आ गया 4, और एक बचा यहाँ पर R, और इसका हो गया √, दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस ऑर्बिटल स्पीड बोल लो या फिर सर्कुलर पाथ की स्पीड बोल लो। ऑप्शन देखते हैं, तो साफ साफ चमक रहा है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। अब जिन बच्चों को नहीं है तो लेंथी हमारे में नहीं आ सकता, भैया ट्राइंगल का तुम्हारे में आ चुका है, स्क्वायर का बाकी है, तो प्रैक्टिस कर जाओ, ठीक है ना। लापरवाही मत करना, जरूर सीख के जाओ। और ऐसा नहीं कि बहुत किलोमीटर के हिसाब से इसे सॉल्व करना पड़ो। तो ये मैंने यहाँ पर स्क्वायर का सॉल्व किया, आप घर पे ट्राइंगल का जरूर सॉल्व कर लेना। चलते हैं आगे। तो अब हमारा जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है, ठीक है, तो आप इसको अटेम्प्ट करो। 45 सेकंड का मैंने टाइम दिया। ये भी बिल्कुल कंसेप्ट ओरिएंटेड प्रॉब्लम है, आपको ऐसे कंसेप्ट लगाने एग्जाम में ज़रूर आने चाहिए। तो मैं इसको अब यहीं रोक रहा हूँ, इससे ज़्यादा टाइम का ये प्रॉब्लम नहीं है। देखो प्रॉब्लम की लैंग्वेज पढ़ो। ये कहता है एक बॉडी 4r के या RE के एल्टीट्यूड पर है, ठीक है ना। यहाँ पर प्लेस्ड है, प्लेस्ड है मतलब बस रखी गई है, कोई ऑर्बिटल में रिवॉल्व नहीं कर रही है। तो इसकी कोई काइनेटिक एनर्जी इनिशियल नहीं है, इसके पास सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी। लिख लो डायग्राम में ही, फॉर्मूला -Gm1m2 डिवाइडेड बाय R, R की जगह हो जाएगा 5R, तो -Gmem/5RE, ठीक है ना। अब आप इसको कहाँ भेजना चाहते हो, इन्फिनिटी पर। तो इसे कितनी एडिशनल एनर्जी दी जाए कि ये इन्फिनिटी पर पहुंच जाए, हमें क्या पता यार कितनी दी जाए। तो इन्फिनिटी पर इसको पहुंचा देते हैं। इन्फिनिटी पर पहुंच करके इसकी सारी की सारी एनर्जी जो होगी वो कितनी हो जाएगी, 0। तो जस्ट इन्फिनिटी पर पहुंचाने के लिए हम एनर्जी निकाल रहे हैं, ध्यान रखना, जस्ट इन्फिनिटी पर। जस्ट इन्फिनिटी का मतलब इन्फिनिटी पर पहुंच करके बस इसकी काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई, पोटेंशियल एनर्जी ऑलरेडी 0 हो गई। तो अब हम क्या करते हैं, मान लो हमने E की एनर्जी दी, तो E की जो एनर्जी दी हमने यहाँ पर, ये एनर्जी निकालने के लिए अब आपके पास दो चॉइसेस हैं। या तो वर्क डन कैलकुलेट कर लो E2 - E1 से, और वही वर्क डन हमारा एडिशनल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। तो वर्क डन की वैल्यू होगी E2 - E1, E2 का वैल्यू हो गया K2 + U2, दोनों ही 0 हो गए। E1 का वैल्यू हो गया K1 + U1, K1 वैसे ही 0 हो गया क्योंकि वो बस पड़ा हुआ था, और -Gmem/5R, ठीक है ना। तो रिजल्ट आ गया हमारे पास, जो वर्क डन हमें करना पड़ा वो आ गया Gmem/5RE। बट जैसा आप देख रहे हो ऑप्शन में स्मॉल g के टर्म में रिजल्ट है, तो हम Gme को रिप्लेस कर देंगे GRE² से। तो Gme की जगह GRE² आते ही ये यहाँ से कटेगा, तो बचेगा
बाय 5। तो इतना एडिशनल वर्क डन करना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तब जाकर के जो ये हमारा ऑब्जेक्ट होगा वो इन्फिनिटी तक पहुंचेगा। ठीक है ना। अब आप ऑप्शन देख लो, सी करेक्ट। तो हमेशा ऐसे प्रॉब्लम में E2 माइनस E1 करके चलो, बेस्ट रिजल्ट रहता है। चलते हैं आगे। हाँ, ये भी आपका कंसेप्ट ओरिएंटेड है, 45 सेकंड का टाइम है। ठीक है ना। अभी मैंने इन्फिनिटी तक पहुंचाया था, अब इसको सर्कुलर, हर तरीके का प्रॉब्लम आपको आज के लेक्चर में मिलेगा, पूरा परफेक्ट रिवीजन हो जाएगा। तो मैं इसको यार यहीं पे रोक रहा हूँ, इससे ज़्यादा नहीं दे सकता टाइम। देखो, बॉडी सरफेस ऑफ अर्थ पे पड़ी हुई है, ये बहुत ध्यान से सुनना है, पड़ी हुई है, यहाँ सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रही है, तो बॉडी एक जगह रखी हुई है। ठीक है ना। काइनेटिक, तुरंत एनर्जी लिखो, काइनेटिक एनर्जी 0, पोटेंशियल एनर्जी -Gm/r। सही है। अब करना क्या है, मुद्दे पे आओ। आपको इसको ले जाना है एक सर्कुलर ऑर्बिट में जो कि 2r के एल्टीट्यूड पर है। तो एल्टीट्यूड 2r है, मतलब रेडियस 3r हो गया पूरा। ठीक है ना। तो इसमें आपको इसको ले जाना है, तो अब आपको इसे सर्कुलर ऑर्बिट में ले जाना है। तो अब यहाँ की मैकेनिकल एनर्जी लिखो। अब मैकेनिकल ही डायरेक्ट क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि सर्कुलर ऑर्बिट है, डायरेक्ट फॉर्मूला पता है, -Gm1m2 डिवाइडेड बाय 2r। तो पुट करते हैं -Gmem/2, r रेडियस हो गया विच इज 3r। सही है। अब हमें पता करना है कितनी एडिशनल एनर्जी देनी है, तो वही वर्क डन निकालो। तो वर्क डन का वैल्यू हो गया E2 माइनस E1। मेरे ख्याल से अब तो आ गया होगा आराम से आपको, अब आप इसमें एग्जाम में अटकोगे नहीं। E2 हो गया -Gmem/6r माइनस E1 की वैल्यू हो गई K प्लस U। देखो यहाँ पर मैंने E का वो फॉर्मूला नहीं यूज़ किया क्योंकि सर्कुलर ऑर्बिट में नहीं घूम रही थी, बट यहाँ डायरेक्ट यूज़ कर लिया। तो यही खेलना होता है कंसेप्ट से, अगर आपको पता है कब कौन सी चीज़ यूज़ करनी है, आप कभी अटकोगे ही नहीं। तो इसको पुट करो बेटा, तो ये हो जाएगा -Gmem/r। ओके, माइनस एंड माइनस बिकम प्लस, फाइनल रिजल्ट आ गया 5/6 Gmem/r। अब आप ऑप्शन देख लो, 5/6, तो 5/6 में एक ही चमक रहा है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। चलते हैं आगे। ठीक है। हाँ, ये आपका फिर से इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, 45 सेकंड का टाइम, कंसेप्ट ओरिएंटेड है सारे प्रॉब्लम, करो इसको। वही सेम तरीके से भी कर सकते हो आप इसको, यहाँ एनर्जी कंजर्वेशन से भी कर सकते हो। तो मैं इसको रोक रहा हूँ। देखो, हमारे पास इसमें दो चॉइसेस हैं। ये कहता है कि बॉडी को लॉन्च करना है अर्थ के सरफेस ऑफ अर्थ से, तो यहाँ अर्थ के सरफेस से, तो कितनी स्पीड दी जाए सच दैट ये हाइट 7r की अटेन कर ले, तो यहाँ पहुँच के बेचारी का दम निकल जाए, बॉडी का यहाँ पे वेलोसिटी 0 हो जाए। तो अब चॉइस क्या है, जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले सिखाया था, वर्क डन निकाल लो E2 माइनस E1 करके। यहाँ पर वर्क डन काइनेटिक एनर्जी का फॉर्म में दिया जा रहा है, हाफ mv² कर लो। अगर ऐसा मूड नहीं है, मूड खराब है आपका, ठीक है ना, आप नहीं करना चाहते, ऐसा मत करो। ठीक, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² हो गई, पोटेंशियल एनर्जी -Gmem/r हो गई। आप मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा लो, आप उससे सॉल्व कर लो। तो कई सारे रास्ते हैं, अगर आपके कंसेप्ट अच्छे हैं जैसे मर्जी वैसे खेलो, और अगर अच्छे नहीं है तो भाई कंसेप्ट आपके साथ खेलेगा। तो K1 प्लस U1 इक्वल्स टू K2 प्लस U2 लगा लिया। K1 हो गया हाफ mv², U1 हो गया -Gmem डिवाइडेड बाई r, K2 हो गया 0, ये हो गया -Gmem डिवाइडेड बाई 8r। सही है ना। इसको इधर भगाओ तो हाफ mv² इक्वल्स टू 7/8 Gmem बाई r। ओके, m से m कैंसिल, v का वैल्यू आ गया 7/4 Gme बाई r।
का अंडर रूट। देखो आंसर तो 7/4 GM/R ऑप्शन बी करे। कितना आसान लग रहा है खेलना, ठीक है ना। बस इसलिए मैंने कहा अगर प्रैक्टिस कर लो ना आप मेरे साथ, अटकोगे नहीं। नेक्स्ट ये प्रॉब्लम है, अटैम्प्ट करो। सिर्फ और सिर्फ 30 से 45 सेकंड तक का टाइम है, 30 सेकंड ही मान लो इसके अंदर, इससे ज़्यादा टाइम नहीं। तो बस इसको अब आप कहोगे सर इतनी जल्दी तो हम नहीं कर पाए, अरे कर लेना चाहिए था यार। ये देखो बॉडी की वेलोसिटी ग्रेटर देन एस्केप वेलोसिटी है, एक ही सवाल बनता है। तो गिवन वेलोसिटी ट्वाइस ऑफ एस्केप वेलोसिटी, क्या पूछेगा कि इन्फिनिटी पर बताओ, लार्ज डिस्टेंस पर बताओ कितनी स्पीड से टाटा बाय बाय करती हुई जा रही है। तो क्यों दिमाग लगाना, सीधे फॉर्मूला दे तो रखा है, तो अप्लाई कर लो शॉर्टकट। तो v इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ n² - 1 टाइम्स रूट के बाहर है वी ई। ये हो गई लार्ज डिस्टेंस की वेलोसिटी। n की वैल्यू साफ चमक रही है 2 है, तो 4 - 1 यानी ये बन गया √3 टाइम्स वी ई। तो दिस इज द वेलोसिटी एट लार्ज डिस्टेंस, ऑप्शन बी करेक्ट। इसलिए 30 सेकंड दिया था इसके अंदर। चलते हैं आगे। ये प्रॉब्लम आपका ओके इसको आप अटेम्प्ट करो, 45 सेकंड का टाइम है। तो आई थिंक आ जाना चाहिए आपका, मैं इसको रोक रहा हूँ, ये तो आसान है। तो ये कह रहा है बॉडी कुछ हाइट पर सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रही है, ठीक है ना। और इस सर्कुलर ऑर्बिट में इसकी जो ऑर्बिटल स्पीड है दैट इज हाफ ऑफ एस्केप वेलोसिटी यानी v/2। देन वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दैट हाइट। ठीक, तो कुछ नहीं, सिंपल फॉर्मूला लगाते हैं। तो ऑर्बिटल स्पीड का फॉर्मूला √Gme by re plus h and this value equals to ve/2। अब ve का वैल्यू कितना, ve का वैल्यू हो गया √2Gme by re। पुट करते जाते हैं तो √Gme by re plus h equals to half of √2Gme by re। ठीक है ना। अब क्या करना चाहिए, तो स्क्वायरिंग ही कर लेनी चाहिए, और कोई ज़्यादा पहाड़ तो तोड़ने नहीं। Gme कैंसिल आउट हो गया, ये यहाँ से 1/2 नीचे बचेगा, तो 1/re plus h इक्वल्स टू 1/2 re। सही है ना, इधर उधर ले जाओ, h की वैल्यू हमारे पास re के बराबर आ गई। तो हाइट हमारे पास हो गई re, तो एट डिस्टेंस re जो ऑर्बिटल स्पीड होगी दैट इज हाफ ऑफ एस्केप स्पीड। तो ऑप्शन ए करेक्ट। हाइट ही पूछ रहा है ना, ये भी चेक कर लेना, पता चले सेंटर से पूछा हो। तो हाइट ऑफ सैटेलाइट, ठीक है प्रॉब्लम। चलते हैं आगे। ये तो स्टैंडर्ड है, सिर्फ 20 सेकंड का टाइम है। फटाफट से पहचानो इसमें कौन सा ग्राफ होता है, के यू और ई का। अच्छा, ये इसी में मर्ज हो गया टाइम, तो मैं इसको वापस से चला, पर मैं चलाऊं क्यों, मैं रोक दे रहा हूँ, आपका आ जाना चाहिए, देखते ही पहचानने में आना चाहिए। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला +G/2R, पोटेंशियल एनर्जी का -G/m1/r, मैकेनिकल एनर्जी का, सेटेलाइट बोला गया ना, तो घूम रही होगी, थोड़ा ना पड़ी हुई होगी सेटेलाइट, तो -Gmm/2r। तो एक ही तरीके का ग्राफ है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है, तीनों के तीनों स्ट्रेट लाइन किसी में हो नहीं सकता, तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन सी करेक्ट। चलते हैं आगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम ये रहा, आपको इसके अंदर मैकेनिकल एनर्जी का रेशियो निकालना है 45 सेकंड। मेरे ख्याल से आंसर आ गया बच्चों का, ठीक है ना। तो अब तो आपकी आदत पड़ गई बढ़िया सी।
तो मैं इसको यहीं रोक दे रहा हूँ। देखो मैकेनिकल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट फॉर्मूला हो गया -GMEM/2r, सही है। अब ये बोल रहा है टू सैटेलाइट, रेशियो ऑफ देयर मासेस आर दिस, ऑर्बिटल रेडियाई दिस, एंड वी हैव टू फाइंड आउट रेशियो ऑफ देयर मैकेनिकल एनर्जी। तो डायरेक्ट लेते हैं भाई, तो E1/E2 ये GME/2 तो कटना ही है, तो बचा M1/M2 टाइम्स R2/R1, पुट कर दो। तो M1/M2 कितना हो गया 3:1 एंड R2/R1 हो गया 4:1, तो रिजल्ट बन गया 12:1, ऑप्शन हो गया डी करेक्ट। सिंपल, चलते हैं आगे। नेक्स्ट ये प्रॉब्लम में आपको हाइट निकालनी है, हाइट ही निकालनी है ना, सेंटर ऑफ अर्थ से निकालनी है। क्वेश्चन सही से पढ़ लेना, 45 सेकंड। थ्री फोर्थ ऑफ एस्केप वेलोसिटी है, तो एस्केप वेलोसिटी से कम वेलोसिटी है ये। तो मैं इतने पे ही रोक रहा हूँ, मेरे ख्याल से जिनको क्लिक कर गया होगा उनको आ गया होगा। तो हाइट का फॉर्मूला ये ध्यान रखना, ये फॉर्मूला फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ है, सेंटर ऑफ अर्थ से निकालना है, तो हमें आर को और ऐड करना पड़ेगा। कर लेंगे, पहले इसको खत्म करते हैं। तो n²r/1 - n², n की वैल्यू बेटा खुद ही चमका के दे रखी है, 3/4 पुट कर दो, तो ये हो गया 9/16। नीचे बचा हमारे पास 1 - 9/16 7/16, तो 16 गया 9/7r, बट दिस इज फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ। तो हाइट फ्रॉम सेंटर, तो फ्रॉम सेंटर हमें जो हाइट मिल गई दैट इज r + 9r/7, और फाइनल आंसर इज 16r/7, तो ऑप्शन बी करेक्ट। तो मेरे का अब तो मजे आ रहे होंगे, इतनी जल्दी जल्दी प्रॉब्लम लगाना सीख रहे हो। चलते हैं आगे। ओके, अब हमारे पास आता है फिर से एक छोटा सा थ्योरी का सेक्शन। इसके अंदर देखो ज़्यादा कुछ करना नहीं है, क्योंकि आप इलेक्ट्रोस्टैटिक का पिछला लेक्चर देख करके आ रहे हो, तो सारी थ्योरी एज इट इज़ वही है। अब जैसे हम लोग बात करते हैं एक हॉलो स्फेरिकल शेल की, या एक पॉइंट मास की बात कर लो, तो वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बात करते थे, यहाँ ग्रेविटेशनल फील्ड आ जाएगी, वहाँ KQ/R² होता था, यहाँ आ जाएगा GM/R²। सिमिलरली पोटेंशियल वहाँ KQ/R होता था, यहाँ -GM/R। तो रिजल्ट एज इट इज़ है, बस खाली चीज़ें थोड़ी सी, K की जगह G आ गया और हमारा Q की जगह M आ गया, पोटेंशियल में साइन नेगेटिव आ गया, इसके अलावा और कोई अंतर नहीं है, ठीक है ना। तो ये हमारा सिंपल फॉर्मूले हो गए। ये देख लो आप, आउटसाइड द शेल, तो वहाँ का क्या था KQ/R² इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R², सरफेस पर KQ/कैपिटल, तो वही कोई एक याद कर लो, उसके हिसाब से दूसरे में ऑटोमेटिकली काम चल जाएगा। इन साइड में क्या था, जीरो था, यहाँ भी वही है, ठीक है ना। ग्राफ देख लो, बस अंतर ये कि फील्ड वाला ग्राफ जो है वो नेगेटिव रीजन में आ गया, कारण कि इसकी फील्ड अवे फ्रॉम बॉडी नहीं है, टुवर्ड्स द बॉडी है, इसलिए ग्राफ बस इन्वर्ट हो गया, नीचे वाले एक्सिस पर आ गया, और इससे ज़्यादा कोई अंतर नहीं है। ओके, सॉलिड स्फीयर में देखोगे तो ठीक है ना, सॉलिड स्फीयर में इनसाइड में ये जो फील्ड है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर हो जाएगी, आउटसाइड में देखोगे तो इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R² हो जाएगी। कोई चेंजेस नहीं है, बाकी सब कुछ एज इट इज सेम फॉर्मूला है। इनसाइड का फॉर्मूला फील्ड का याद होना चाहिए, GM/R3, यहाँ KQ/R3 टाइम्स x था, तो वही सेम रिजल्ट यहाँ पर है, ठीक है। तो अब देखो पोटेंशियल के भी रिजल्ट्स बिल्कुल एज इट इज सेम है। इनसाइड जैसे ये स्फेरिकल शेल का है, इनसाइड में पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है, वहाँ KQ/R, यहाँ -GM/R। फिर आउटसाइड में इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R के हिसाब से वेरी करता है। सॉलिड स्फीयर जैसे मैंने आपको पढ़ाया था, तो सेंटर पर पोटेंशियल मैक्सिमम मिलेगा -3/2, वहाँ क्या था 3/2 KQ/R, यहाँ माइनस आ जा रहा है, तो रिजल्ट एज इट इज सेम है। फिर ये जो ग्राफ बनेगा वो पैराबोलिक बनेगा, इक्वेशन ये रही, ठीक है ना। तो अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक के फील्ड पोटेंशियल भी जानते हो तो ग्रेविटेशन में हम काम चला लेंगे, कोई बहुत बड़ा ऐसा नहीं कि आपको यहाँ पे फॉर्मूले याद करने ही करने, चल जाएगा आपका आराम से काम। अब क्या करते हैं, प्रॉब्लम के सेक्शन पर आते हैं। छोटे मोटे प्रॉब्लम्स हैं फील्ड और पोटेंशियल के, एक बार अटैम्प्ट करते जाते हैं, ठीक है ना। तो इसको पहले प्रॉब्लम को अटैम्प्ट करने के लिए मैं आपको दे रहा हूँ 45 सेकेंड तक का टाइम, करो।
तो मेरे ख्याल से सिंपल है, इतनी देर में आ जाना चाहिए। अब जो बच्चा सोच रहे हो इसको कैसे करेंगे, यार डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या निकालना क्या है, ये फील्ड दे रखी है आपको ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है ना। तो पहले यहाँ पर लिख लो वेक्टर फॉर्म में। तो फील्ड का वैल्यू हो गया 10 टाइम्स आई कैप माइनस जे कैप, ठीक है, न्यूटन पर केजी। वहाँ क्या था, कूलम, कूलम न्यूटन पर कूलम उसका यूनिट था, यहाँ यूनिट थोड़ा सा चेंज है, न्यूटन पर केजी है। देन व्हाट इज द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स टू शिफ्ट स्लोली अ पार्टिकल ऑफ मास 1 kg। पार्टिकल का मास हमें दे रखा है 1 kg। तो सबसे पहला काम फोर्स निकाल लो। वहाँ क्यू ई से निकलती थी, यहाँ एम ई से निकलेगी, तो एम ई करोगे तो 1 ही है बेचारा, तो ये तो आ जाएगा 10 टाइम्स आई माइनस जे। दिस इज द वैल्यू इन न्यूटन। तो ये हमारे पास ग्रेविटेशन फोर्स की वैल्यू आ गई। कैसी फोर्स है, कांस्टेंट है, तो वर्क डन। अब आपको सर वो तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, अरे वो यार पॉइंट मास के लिए होती है ना, तो ये जनरली दे रखी है उसने कुछ फील्ड के अंदर मास को मूव करा करके। अब वर्क डन निकालने के लिए हम अपना बेसिक कंसेप्ट एफ वैक्टर डॉट एस वैक्टर यूज करेंगे, ठीक है ना। तो एफ वैक्टर की जगह आ गया 10 आई माइनस जे, एस वैक्टर हो गया डिस्प्लेसमेंट, फाइनल माइनस इनिशियल कर लो, तो ये हो गया 1 आई कैप माइनस 3 जे कैप। डॉट प्रोडक्ट ले लो इसका, आई वाला आई के साथ, जे वाला जे के साथ मल्टीप्लाई करके, तो 10 टाइम्स 1 प्लस 3, तो ये हो गया 4, आंसर आ गया 40 जूल। तो वर्क डन की वैल्यू होगी 40 जूल, ऑप्शन डी करेक्ट। चलो आगे। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम आपका ये फिर से वही वाला है, बट इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है। करो अटेम्प्ट, 45 सेकंड का टाइम है। थोड़ी देर पहले ऐसा किया था ना हम लोगों ने, वहां पर फोर्स जीरो करी थी, यहां जहां फील्ड जीरो है वहां पोटेंशियल निकालना है। तो आई थिंक आ गया होगा, मैं इसको यहाँ रोक रहा हूँ। तो हमें दो मासेस दे रखे हैं एम ऑन 4m के, ठीक है। तो और दोनों के बीच का सेपरेशन आर है, हमें पता करना है जहाँ फील्ड जीरो होगी तो फील्ड बीच में जीरो होगी, छोटे वाले के पास में जीरो होगी। यहाँ से डिस्टेंस निकालोगे, लिख लूँ डायरेक्ट, तो रूट एम आर बाय रूट एम प्लस 4m, दैट मीन्स r बाय 5। और यहाँ से डिस्टेंस r बाय 5, सॉरी r बाय 3, तो r बाय 3 यहाँ से डिस्टेंस हो गया 2r बाय 3। इस जगह पर फील्ड जीरो हो गई। अब आपको यहाँ फील्ड तो पता नहीं करनी, आपको तो यहाँ पोटेंशियल पता करना है, तो दोनों की वजह से पोटेंशियल लिखते हैं, दोनों पॉइंट मास है। तो माइनस जी एम बाई आर बाई 3, 3 ऊपर भगाओ, माइनस जी 4m डिवाइडेड बाई 2r बाई 3, ठीक है ना। 2 से इसको उड़ाया और ये आ गया हमारे पास 6, 6 और 3 9, तो माइनस 9gm डिवाइडेड बाई r इज द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट दैट पॉइंट वेयर फील्ड इज जीरो, ऑप्शन डी करेक्ट। तो मेरे ख्याल से अब तो स्पीड बड़ी अच्छी इंप्रूव हो गई है हमारी। ये प्रॉब्लम अटैम्प्ट करो, ये एक अच्छा प्रॉब्लम है, लेंदी प्रॉब्लम है, थोड़ा आपके लिए नया प्रॉब्लम है, तो टाइम आपको लगेगा इसको अटैम्प्ट करने में। इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी आ सकता है, इसलिए मैंने वहाँ ना रखते हुए ग्रेविटेशन में इसको यूज़ किया है। 1 मिनट से 1.5 मिनट आराम से लग जाएगा। करो अटैम्प्ट, 1 मिनट तक का मैं टाइम दे रहा हूँ। और अगर नहीं आए तो भी डरने की ज़रूरत नहीं है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, तो हो सकता है आपने ऐसा प्रैक्टिस ना किया हो, इस वजह से आप इसमें अटक रहे हो, बट अभी मैं सिखा दूंगा तो आप एग्जाम में कर लोगे। तो मैं इसको रोक रहा हूं। देखो प्रॉब्लम ये कह रहा है कि हमारे पास एक सॉलिड स्फीयर है जिसमें से कोसेंट्रिक कैविटी काट ली r रेडियस की, ये 2r का था, तो बचा खुचा मास r से 2r के बीच में, और इस बचे हुए मास की वैल्यू m है। अब ये कहता है सेंटर पर पोटेंशियल बता दो। तो ऐसे किसी भी प्रॉब्लम का कंसेप्ट क्या होता है, कंसेप्ट ये है कि हम इसमें पहले पूरे सॉलिड स्फीयर जो कि 2r रेडियस का है की वजह से इसको 1 कर लेते हैं, 1 की वजह से सेंटर पर पोटेंशियल लिखेंगे, ठीक है ना। बट ये लिखने के लिए हमें इस 1 के मास की ज़रूरत पड़ेगी, हमें मास नहीं दे रखा, जो कि डेंसिटी कंसेप्ट से लिखा जाएगा। बताता हूँ कैसे। में से हम
छोटे वाले स्फीयर जो कि r रेडियस का होगा, जिसका नाम हम 2 कर देते हैं, जिसका मास हम m2 कर देते हैं, तो इस बड़े स्फीयर के सेंटर के पोटेंशियल में से छोटे स्फीयर के सेंटर का पोटेंशियल माइनस करेंगे तो कैविटी के अंदर का पोटेंशियल आ जाएगा। ये इसका कंसेप्ट है। बट रास्ते की रुकावट है m1 और m2। जिस बच्चे को m1 m2 लिखना आ गया उसका बेड़ा पार हो गया, ठीक है ना। तो अब हम m1 और m2 लिखते हैं, और ऐसा आपने मेरे से सीखा हुआ है सेंटर ऑफ मास में भी लिखना, डेंसिटी कंसेप्ट से कैसे मास लिखा जाता है। देखो बेटा, पहले यहाँ से डेंसिटी लिखते हैं। तो डेंसिटी की वैल्यू यहां से क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इतने पोर्शन का मास है, तो जहां का मास दे रखा होगा वहीं से डेंसिटी लिख पाओगे। तो डेंसिटी होगी मास अपॉन इतना वॉल्यूम, यानी आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम, ठीक है। चलो कंप्लीट करते हैं। तो m बाई 4/3 पाई मैंने कॉमन निकाला, 2 और थोड़ी सी डायरेक्ट करेंगे कैलकुलेशन, 2r का क्यूब माइनस r क्यूब यानी 7r क्यूब बचा, ठीक है। अब आपको फर्स्ट बॉडी का मास निकालना है, विच इज डेंसिटी इंटू फर्स्ट वाले का वॉल्यूम। डेंसिटी रो रहने दो, फर्स्ट वाले का वॉल्यूम हो गया 4/3 पाई 8r क्यूब। तो चेक करो 4/3 पाई r क्यूब और ये सारी चीजें तो कट जाएंगी, आंसर बचेगा m1 का 8/7m। सही है। अब m2 निकालने के लिए कोई दिमाग नहीं लगाना फालतू का, आपने m1 निकाल लिया, इसका मास आप जानते हो, इसमें से इसे माइनस कर दो, यही बच जाएगा। या डेंसिटी कंसेप्ट लगा लो, पर ज़्यादा आसान माइनस करना है, इसमें से m को माइनस कर देते हैं तो बचेगा m/7। तो पूरे स्फीयर का मास 8m/7, ये कटे हुए स्फीयर का मास m/7। अब हमें चाहिए सेंटर पर पोटेंशियल, तो पहले Vc1 लिखते हैं। सेंटर के पोटेंशियल का फॉर्मूला -3/2 Gm/r, r की जगह आ गया बेटा 2r, सही है ना। m1 की वैल्यू डाली 8/7m, ठीक है ना, 8/7m, और नीचे हमारे पास है 2r। 2r चाहिए तो बिल्कुल उड़ा दो। तो रिजल्ट आ गया, ये यहाँ से उड़ाएंगे अगर हम तो इधर बचेगा 4, और चाहिए तो और कैंसिल आउट कर दो, तो ये रिजल्ट आ जाएगा -6/7। थोड़ा कैलकुलेशन देख लेना, अगर गड़बड़ हो गई तो रिजल्ट गया Vc1। इसलिए मैंने कहा था थोड़ा सा टाइम लगता है, नया प्रॉब्लम है ये आपके लिए। Vc2 का वैल्यू लिखेंगे -3/2 Gm2 डिवाइडेड बाय इसका रेडियस विच इज r। m2 की वैल्यू डाली m/7, तो -3/2 Gm/7r। अब Vc निकाला बाय Vc1 माइनस Vc2 करके, दोनों में से जो कॉमन था पहले उसको बाहर निकाला, कॉमन हो गया 3Gm/7r, तो -3Gm/7r मेरे को कॉमन मिल गया। फर्स्ट टर्म में मेरे पास बचा 2, ठीक है ना, और सेकंड टर्म में मेरे पास बचा माइनस का, अच्छा जब हम इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, तो इसमें से मैंने माइनस कॉमन निकाल लिया था, तो ये प्लस में बचेगा फर्स्ट टर्म, और सेकंड टर्म माइनस में बचेगा। कितना बाहर निकाला मैंने 3Gm/7r, यहाँ बचा 1/2, तो फाइनली रिजल्ट आ गया 3/2। 3 हो गया 9, तो -9/14 Gm/r इज द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एट द सेंटर। तो -9Gm/14r ऑप्शन हमारा डी पर। मज़ेदार बहुत प्रॉब्लम था। तो इसी तरीके का मिक्सचर मैंने रखा हुआ था। कुछ ना कुछ तो टफ प्रॉब्लम भी एग्जाम में हमारे आ जाते हैं, तो इससे ज़्यादा तो टफ नहीं मिलता, तो ये मैक्सिमम लेवल हो गया, बट ये सिखा दिया अब आपको, अब आप एग्जाम में गलत नहीं करोगे इसको। चलते हैं आगे। ओके, अब हमारे पास, अब ये तो यार बहुत सिंपल सेक्शन है, तो कैपलर लॉ आ गया। फर्स्ट लॉ आप जानते ही हो, इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते हैं, टाइम पीरियड का स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। आर को हम सेमी मेजर एक्सिस बोलते हैं। सेमी मेजर एक्सिस हो गई आर मैक्स प्लस आर मिनिमम बाई 2। पूरा फेज 1 रिवाइज कर लो, आपका इलिप्स का कंसेप्ट तो सॉलिड हो जाएगा। सेकंड लॉ, एरियल वेलोसिटी da/dt कांस्टेंट होती है, फॉर्मूला L/2m होता है, ठीक है ना। थर्ड लॉ आप जानते ही हो, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। हम लोग जनरली सर्कुलर ऑर्बिट के लिए इसको अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है ना। तो इस पे मतलब बहुत ही सिंपल सेक्शन है। चलो पहले प्रॉब्लम देख लेते हैं। इसमें मेरा कोई ज़्यादा इंटरेस्ट थ्योरी बढ़ाने का नहीं है, क्योंकि मैं फेज़ 1 में आराम से आपको पढ़ा चुका हूँ डिटेल से। ओके, अब जो प्रॉब्लम्स हैं इसके होते तो बेहद आसान है, जो कैपलर लॉ के ऊपर बेस्ड हमारे प्रॉब्लम्स हैं। तो आप एक बार अटैम्प्ट करो, मैं दे रहा हूँ इसमें 45 सेकंड आपको।
तो आई थिंक इतनी देर में तो यार आ जाना चाहिए। 45 सेकंड भी नहीं दे रहा है इसमें, रोक दे रहा हूँ मैं 40 सेकंड पे। देखो क्या कह रहा है, जियो स्टेशनरी सेटेलाइट कौन सी होती है, सेटेलाइट आपने पढ़ी हुई है, जियो स्टेशनरी सेटेलाइट जिसका टाइम पीरियड अर्थ के टाइम पीरियड के बराबर हो, ठीक है, 24 आवर, तो वो रिवॉल्व कर रही है एट अ हाइट ऑफ 6 आवर, ठीक है ना, फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। तो सेंटर से हो गया, रिजल्ट लगाया टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, तो 24 आर का स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू 7 आर क्यूब, पढ़ा रहने दो इसको ऐसे ही। 7 आर कैसे हुआ, 6 आर प्लस आर। अब वो कहता है टाइम पीरियड बताओ उस सैटेलाइट का जिसकी हाइट 2.5 आर हो फ्रॉम द सरफेस, तो हमें नहीं पता उसका टाइम पीरियड, टी स्क्वायर ले लिया, प्रोपोर्शनल टू 2.5 प्लस आर, दैट मीन्स 3.5 आर का होल क्यूब। अब हम इसका रेशियो ले लेते हैं, तो ये बन गया 24/t का होल स्क्वायर, और इधर साइड आ गया 7/3.5, तो 2:1 का होल क्यूब, तो डायरेक्ट लिख लेता हूँ 8:1, ठीक है। तो यहाँ से t का वैल्यू आ गया 24/√8, मतलब 2√2, तो 12/√2, और थोड़ा रैशनलाइज कर लो, √2 ऊपर नीचे ले जाकर के 6√2 r इज द वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ दैट सैटेलाइट, ऑप्शन ए करेक्ट। इसलिए मैंने बोला था सिंपल होते हैं प्रॉब्लम, आपको टाइम नहीं लगेगा इन प्रॉब्लम्स में। चलो सेकंड प्रॉब्लम अटेम्प्ट करो, इसका 45 सेकंड का टाइम है। तो आई थिंक जल्दी आ गया आपका ये, तो इसको मैं अब रोक रहा हूँ। ये कह रहा है द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन बिकम्स हाफ ऑफ इट्स प्रेजेंट वैल्यू, नंबर ऑफ डेज इन ईयर वुड हैव बीन। तो अभी कितने दिन है भैया, 365 दिन है, ठीक है ना। तो डिस्टेंस डी ले लो, तो 365 का स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू डी का क्यूब, तो 365 डेज का स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू डी का क्यूब। अब वो कहता है डिस्टेंस आधा हो जाए तो बताओ कितना ड्यूरेशन ऑफ डे हो जाएगा, तो हमें नहीं पता कितना हो जाएगा, हम टी मान लेते हैं, तो टी का स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू d/2 का होल क्यूब। तो सेम ही रिजल्ट आ गया ये तो पूरा का पूरा। तो फाइनली हमारे पास रिजल्ट आ गया 365 डिवाइडेड बाई, ये रेशियो लेने पर 8 बनेगा, और स्क्वायर रूट लेंगे तो 2√2 आ जाएगा, बाय 2√2 इक्वल्स टू टी। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ टाइम ड्यूरेशन। अब हमें इसे करना है सिंप्लीफाई, ठीक है ना। तो अब इसे सिंप्लीफाई पहले रैशनलाइज कर लो, तो ये गया 2 1 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10, तो 182.5 डिवाइडेड बाय √2। अब यही डायरेक्ट यूज कर लो, 1/√2 मैंने बताया हुआ है, फ्रिक्शन में बताया था, देखो 0.7 के बराबर होता है, यहाँ यूज कर लेते हैं, तो 0.7 182.5 डेज। तो देखते हैं रफली ये कितना आता है हमारे पास, 7 5 जा 35 और 14 15 16 17 और 8 7 जा 56 और 1 57, 7 और 5 12। अब कितने, 1 2 2 प्लेसेस पहले डेसिमल आ गया, तो ये हो गया डेज के अंदर हमारे पास टाइम। अब देख लो अंदाजा लगा करके कितना मिल रहा है, तो 127.75 के आस पड़ोस में एक ही आंसर मिल रहा है, 129, सीधे टिक मारो चलो आगे। अब वो थोड़ा सा ज़्यादा इसलिए मिल रहा है, 0.707 होता है, तो थोड़ा सा न्यूमेरिकल वैल्यू का बस खाली अंतर है और ज़्यादा कुछ खास नहीं है। चलते हैं आगे। ओके, नेक्स्ट आपका ये प्रॉब्लम है और अटेम्प्ट करो, ये भी कैपलर लॉ के ऊपर बेस्ड है, 45 सेकंड का टाइम। तो आई थिंक रोक देता हूँ उसको, इतनी देर में आ जाना चाहिए आपका ये कह रहे टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट ऑफ अर्थ इज 5 आवर इफ द सेपरेशन बिटवीन द अर्थ एंड सैटेलाइट इज इंक्रीज टू 4 टाइम्स इज प्रीवियस वैल्यू, देन द न्यू टाइम पीरियड विल बिकम। तो पहले डिस्टेंस टी ले लो, तो 5 का स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू डी का क्यूब, सही है। अच्छा, और नया टाइम टी ले लो, टी स्क्वायर, और डिस्टेंस कितना किया गया 4 टाइम्स, तो 4d का होल क्यूब। तो रिजल्ट आ गया टी स्क्वायर इक्वल्स टू, ये हो गया 64
इंटू 5 स्क्वायर, ठीक है ना, यहाँ से t की वैल्यू मेरे पास आ गई √64, यानी 8 इंटू 5, 8 5 जो हो गया 40 आवर्स हो गया नया टाइम पीरियड का वैल्यू। ऑप्शन ए करेक्ट। तो मेरे ख्याल से ये तो टाइम पास ही है, ठीक है ना, और कैपलर ने जो टाइम का फॉर्मूला दिया हम आराम से टाइम पास करके निकल सकते हैं अगर हमारी प्रैक्टिस ठीक ठाक चल रही है तो ये पूरा का पूरा हम लोगों ने ग्रेविटेशन A to Z सारा का सारा रिवाइज कर लिया। अब बस आपको इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम जो मैं टेस्ट के बताने जा रहा हूँ वो लगाने हैं, और फेज़ 1 फेज़ 2 के प्रॉब्लम ज़रूर रिवाइज कर लेना, फिर आपका ग्रेविटेशन मज़ेदार हो जाएगा, ठीक है। अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, बट पहले मैं इंपॉर्टेंट बता दूं आपको, ये वो इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है जो आपको ग्रेविटेशन के टेस्ट से प्रैक्टिस करने हैं। फिर मेरे ख्याल से नीट का प्रॉब्लम कोई भी ऐसा नहीं होगा जो आप ये कहोगे कि हमसे ग्रेविटेशन का हुआ नहीं। तो इनको ज़रूर अटैम्प्ट कर लेना और प्रैक्टिस शीट कर लेना, आपका ग्रेविटेशन बढ़िया से रिवाइज हो जाएगा, नीट में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।